सुप्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ का पठन पाठन एवं उसके प्रश्न अभ्यासों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं पाठ के बारे में कुछ बताता हूँ। यह पाठ हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखक ने समाज की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त किया है। समाज में आज जीवन के जो महान मूल्य हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है, इस बात पर तर्क दिया है। मनुष्य के आंतरिक गुण की चरम और परम सीमा पर चर्चा किया गया है। समाज में धर्म कानून की क्या स्थिति है, मनुष्यता समाप्त होने की ओर अग्रसर है, इन सभी बातों पर चर्चा किया है। लेकिन लेखक ने अंत में आरोपों प्रत्यारोपों के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि हमें मन से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी कारण से एक दूसरे के तन मन धन से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सामाजिकता, मानवता पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है। कुछ लोगों के विचलित हो जाने से समाज परिपूर्णतया प्रदूषित नहीं हो सकता है। ऐसी भावनाओं को लेकर के लेखक ने इस पाठ का सृजन किया है। तो आइए हम सर्वप्रथम पाठ के शब्दार्थ की तरफ चलते हैं, कठिन शब्द की तरफ चलते हैं। कठिन शब्द में यहाँ पर मैंने आपको 20 कठिन शब्दों का उल्लेख किया है। ये कठिन शब्द हैं: डकैती, भ्रष्टाचार, प्रत्यारोप, आर्य, द्रविड़, यूरोपीय, मनुष्यों, श्रमजीवी, दरिद्रों, धर्मभीरू। इस तरह से करते हुए मैंने 20 उल्लेख किए हैं कठिन शब्दों के। तत्पश्चात हम आते हैं शब्दार्थ की तरफ आते हैं। शब्दार्थ में हमने यहाँ पर आपको पर्दाफाश, भेद खोलना, उजागर, प्रकट करना, गंतव्य स्थान जहाँ किसी को जाना हो, ढाढ़स, दिलासा, धीरज, आरोप, दोषारोपण, अतीत, बीता हुआ समय, बेबस, सहाय, असहाय, लाचार, विद्यमान, मौजूद, गरिमा, महिमा, आक्रोश, रोषपूर्ण भावना, प्रमाण, सबूत। तत्पश्चात प्रश्न अभ्यास में आपके विचार से आते हैं। आपके विचार से मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का कारण क्या हो सकता है? यहाँ पर मैंने लिखा है, लेखक को लोगों ने धोखा दिया फिर भी वह निराश नहीं हुए हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। मैंने 3 कारण यहाँ पर आपको बताए हैं। लेखक केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखता है जिसमें उन्हें धोखा खाया है, बल्कि वह उन बातों का भी हिसाब रखता है जहाँ लोगों ने उनके साथ अच्छा किया है। दूसरा नंबर, लेखक को बहुत सी वे घटनाएं याद हैं जब लोगों ने अकारण ही उनकी मदद की और निराश मन को सांत्वना दी। नंबर 3, लेखक आशावादी विचार रखने वाले व्यक्ति हैं। नंबर 4, लेखक के साथ बहुत कम ही विश्वासघात हुआ है। पर्दाफाश में दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है, तो इसके बारे में मैंने बताया है। दोषों का पर्दाफाश करना निम्नलिखित परिस्थितियों में बुरा रूप ले लेता है। नंबर 1, जब पर्दाफाश का उद्देश्य
किसी भलाई के कार्य से संबंधित न हो। नंबर 2, जब इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था को बदनाम करना हो। नंबर 3, सत्यता को जाने बिना भी पर्दाफाश करने की कोशिश करना। नंबर 4, पर्दाफाश करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य पैसा कमाना अथवा किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करना हो। और नंबर 5 पे है दुश्मनी के कारण पर्दाफाश करने पर उसका कारण बुरा हो सकता है। इसके बाद मैंने एक प्रश्न और अटेंड किया है। आजकल बहुत से समाचार पत्र और समाचार चैनल दोस्तों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। यहाँ पर देखिए मैंने आपको इसके बारे में तर्क लिख करके दिया है। तत्पश्चात हम आते हैं कारण बताइए। निम्नलिखित की संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ऐसे करके सच्चाई और भीरू बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। इसका उत्तर मैंने लिखा है, लोगों का सच्चाई से विश्वास उठ जाएगा और झूठ फरेब का कारोबार फलेगा फूलेगा। दूसरा है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, परिणाम लोगों की मानवीय मूल्यों से आस्था उठ जाएगी। नंबर 3, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इसका परिणाम लोगों द्वारा एक दूसरे को एक सी दृष्टि से देखा जाएगा तथा किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। तत्पश्चात यहाँ सार्थक शीर्षक से हम आते हैं। सार्थक शीर्षक में एक प्रश्न हमने लिया है, लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे बेहतर भी शीर्षक सुझा सकते हैं? यहाँ पर देखिए मैंने अपना विचार व्यक्त किया है। लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा जिससे कि लोगों को यह लगे कि लेखक अपने विचार पाठकों पर थोप रहा है। दूसरा, इससे लेखक की आशावादिता का पता चलता है कि वह ऐसे वातावरण में भी निराश नहीं है। इस लेख का एक अन्य शीर्षक इस रात की भी सुबह होगी हो सकता है। सपनों का भारत, इस हेडिंग के अंतर्गत जो है एक प्रश्न मैंने लिया है, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? उत्तर है, मेरे विचार से हमारे महान विद्वानों ने भारत के लिए सपना देखा था कि भारत में कोई गरीब, दुखी तथा बीमार न रहे, सभी स्वस्थ हों, देश भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, घृणा, चोरी, लूट खसोट आदि से मुक्त हो, लोगों के बीच समरसता हो, सभी प्रसन्न हो। अगला प्रश्न मैंने अटेंड किया है, पाठ से तीनों प्रकार का संज्ञाओं के उदाहरण खोज करके लिखिए। यहाँ पर देखिए मैंने आपको लिख करके भेज दिया है। हमारे सपनों का भारत प्रदूषण मुक्त, हरा भरा तथा विकसित देश के रूप में हो, जिनमें हर को काम मिले, सभी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, भरपेट भोजन मिले, लोगों में परस्पर भाईचारा हो तथा एक दूसरे के लिए दिल में प्यार का सम्मान हो। भाषा की बात में द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ करके लिखिए। तो पहले मैं आपको बता दूं, द्वंद्व समास ऐसा समासिक समास होता है जिसके दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है। इसके उदाहरण हैं भूखा प्यासा, सुख सुविधा, हंसना रोना, आरोप प्रत्यारोप। इस तरह से मैंने 12 उदाहरण यहाँ लिख करके दिए हैं। पाठ के तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज करके लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने यहाँ भारतवर्ष, गांधी, तिलक, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। जातिवाचक में हिंदू, मुसलमान, यात्री, ड्राइवर, समाचार पत्र, टिकट। भाववाचक संज्ञा में चिंता, ईमानदारी, मनुष्यता, चोरी और सच्चाई। इस प्रकार यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।